फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर न्यू सेशन ऑफ डिजिटल गुरुकुल। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं अपना 7वां सेशन लेके आया हूं। ऑलरेडी मैं 6 सेशन अपलोड कर चुका हूं। लाखों दोस्तों ने देखा, एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आप लोग भी जरूर इनसे फायदा लीजिए। बाकी सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको करना क्या है दोस्तों, मैं अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन इसमें कवर करने जाऊंगा। आपको एक कॉपी लेना है और एक पेन लेना है। मेरे साथ साथ सेल्फ एनालाइज करते चलना है कि अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया। और इसका कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट कीजिए ताकि मैं आने वाले सेशंस वैसे ही आप लोग के लिए तैयार कर पाऊं। तो पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? आपको बताना है कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन या सिलिकॉन। तो इसके पहले आपको जानना जरूरी है कि क्लोरोफिल आखिर में है क्या। क्लोरोफिल एक केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है जिसके कारण से ही मुख्यतः जो है किसी पत्ते का कलर जो है वो ग्रीन होता है। कभी आपने सोचा है कि ग्रीन ही कलर क्यों होता है? मुख्यतः इसका कारण होता है क्लोरोफिल। तो उसमें मुख्यतः जो पूछा जा रहा है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम मुख्यतः पाया जाता है। और एक और चीज डेप्थ में थोड़ा जान लीजिए दोस्तों कि इसमें सिर्फ मैग्नीशियम ही नहीं पाया जाता है, इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम ये चारों चीजें पाई जाती है। और एक बार बता दूं दोस्तों, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ये चार चीज पाई जाती है। क्लोरोफिल को मुख्यतः दो भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। एक और चीज बता दूं, फोटोसिंथेसिस या जिसे प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस कहते हैं, उसका मुख्य जो कारण है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। और पत्ते का हरे रंग का कारण मुख्यतः क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल कभी कभी थोड़ा, यदि आप हायर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल के साथ साथ कौन से और जो है मुख्यतः वर्णक जो है वो पत्तों में पाए जाते हैं। तो मुख्यतः दो और वर्णक होते हैं, वो है कैरोटीन और जो सेकेंड है जैथोफिल। कैरोटीन और जैथोफिल ये दोनों भी क्लोरोफिल के साथ साथ पत्तों में पाए जाते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें क्लोरोफिल रहता है और सनलाइट साथ में और CO2 दोनों मिलके जो है वो भोजन बनाती है, जैसे एनर्जी और शुगर। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जो मिलिट्री गवर्नरशिप थी या तो सैनिक शासन व्यवस्था कब शुरू की गई? किसके द्वारा शुरू की गई? सबसे पहले ग्रीकों के द्वारा, शक के द्वारा या पार्थिनों द्वारा या मुगलों द्वारा? दोस्तों सही उत्तर है ग्रीकों द्वारा सबसे पहले भारत में जो मिलिट्री गवर्नरशिप या तो इसे सैनिक शासन व्यवस्था शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है किस नाम से? उत्तरी सिराकस तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या कोंकण तट के नाम से? तो इसके लिए आपको पहले भारत का मैप देखना होगा। बोला जा रहा है क्या प्रश्न में दोस्तों, एक बार और ध्यान से देखिए, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, ठीक है, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना है तो पहले भारत के पश्चिमी तट पे जाइए। ये भारत का पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट, ये भारत का पश्चिमी तट है। उसके उत्तरी भाग में जाना है। उसका उत्तरी भाग माने ये पार्ट आपके बारे में बताना है, ये कौन सा तट है। तो चलिए थोड़ा सा मैं डीप दिखा दूं। ये देखिए, ये भारत का पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, तो इस पार्ट को क्या कहते हैं? ये कोंकण तट कहा जाता है। सबसे उत्तरी भाग कोंकण तट है। नीचे आते हैं तो ये आ जाते हैं कन्नड़ या तो कनाड़ तट कहा जाता है। फिर मालाबार तट आता है, ये कोरोमंडल तट कहा जाता है। इसे फिर उत्कर्ष तट कहा जाता है। उत्कल तट के नाम से जो उड़ीसा के पास चले आई, उत्कल तट, ये उत्तरी सरकार तट है, ठीक है। तो मेनली जो जानना है आपको, ये कोंकण तट, ठीक है। उत्तरी भाग में कौन सी तट है? ये कोंकण तट। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कौन सा है? वो है कोंकण तट। अगला प्रश्न है कि जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक पे क्या इफेक्ट होता है? अर्थात अगर कोई एक बर्फ का टुकड़ा है जिसे आप लोग देख पा रहे हैं, उस पर अगर प्रेशर इंक्रीज किया जाए तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा, आपको बताना है। दोस्तों सही उत्तर है, अगर बर्फ के किसी टुकड़े पे अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस बात है उसकी मेल्टिंग पॉइंट हमेशा डिक्रीज करेगी। क्योंकि बस सिंपली आप लोग कैसे इसको याद कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं। आप लोग याद रखिए कि जब भी आप लोग बर्फ की किसी सिल्ली पे या तो बर्फ के किसी टुकड़े पे आप लोग देखा होगा, हाथ जब भी रखते हैं तो देखते होंगे क्या हाथ रखने पे प्रेशर अप्लाई होता है आपके बॉडी का, या तो बॉडी हीट भी ट्रांसफर होता है, पर मेनली प्रेशर जब अप्लाई होता है तो क्या होता है कि वो स्लिपरी होते जाता है। आप लोग देखिए मेल्ट हो जाता है उस पार्ट और स्लिपरी होता जाता है। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई कीजिएगा उतना ज्यादा स्लिपरी होते जाएगा। एक और इसका परफेक्ट एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जो आइस स्केटर होते हैं, आइस स्केटिंग जो कहते हैं, वो देखते होंगे जैसे ही आप पैर रखते हैं आइस स्केटर पे तो उसके ऊपर के जो सरफेस होते हैं, बर्फ का ऊपर का जो सरफेस होता है, इसके पैर के पास के सरफेस, वो प्रेशर इंक्रीज होने से मेल्ट हो जाता है, जिसके कारण से वो इजिली स्केट कर पाते हैं, वरना वो स्केट नहीं कर पाते। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जिससे आप लोग याद कर सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीज होने से हमेशा क्या होता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, किस नाम से जाना जाता है वो फारसी अनुवाद महाभारत का? अकबरनामा, रजमनामा, उल औलिया या इकबालनामा के नाम से?
तो सही उत्तर है दोस्तों रजमनामा। अकबर ने 1585 ईस्वी के आसपास ये रजमनामा लिखवाया था। रजमनामा मीन्स रजम प्लस नामा, दो पार्ट में ये डिवाइड है। रजम का मीन्स होता है वार यानी युद्ध, नामा का मीन्स होता है टेल माने युद्ध की जो किताब है या जिसे जंग की किताब के नाम से भी जाना जाता है इस रजमनामा को। रजमनामा मुख्यतः स्क्रिप्ट और जो पिक्चर्स का कलेक्शन है, इसमें दो जो है पिक्चर जो बनाए थे उनका नाम आता है दसवंत और वशवंत। दसवंत और वशवंत इन दोनों को जो है इनमें चित्र बनाने का काम सौंपा गया था अकबर के द्वारा, जो कि एक महाभारत का फारसी अनुवाद है रजमनामा नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न है काजू यानी जिसे कैश्यू नट कहा जाता है का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है हमारे भारत में? केरल, कर्नाटक, बिहार या तमिलनाडु? तो सही उत्तर है हमारे देश भारत में काजू का उत्पादन सबसे ज्यादा केरल में किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में किया जाता है। इसके अलावा केरल जो है मसालों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। तो पूछा जाए काली मिर्च सबसे ज्यादा कहाँ होती है तो वो केरल में होती है। इसके अलावा रबड़ का उत्पादन भी सबसे ज्यादा हमारे देश में केरल में ही किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ना तो तत्व है ना ही यौगिक है, यानी ना तो एलिमेंट है ना कंपाउंड है? जल, पारा, सोडियम क्लोराइड या वायु? तो सही उत्तर है दोस्तों वायु। वायु ना तो एक एलिमेंट है यानी तत्व है और ना ही एक यौगिक है, क्योंकि वायु जो है डिफरेंट जो गैसेस है उसका मिक्सचर है। मैक्सिमम वायु में जो है 76% के अप्रोक्सीमेटली जो नाइट्रोजन है और 20% बाकी ऑक्सीजन है, और उसके बाद रिमेनिंग जो है उसमें हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, मीथेन, बाकी जो गैसेस है वो सारे गैसेस हैं। अगला प्रश्न है कि आजीविक एक संप्रदाय था, तो ये जो संप्रदाय था आजीविक, ये क्या बुद्ध के समसामयिक था यानी समकालीन था, या बुद्ध से अलग हुआ एक शाखा है ये आजीविक, या तो चारवाक द्वारा स्थापित एक संप्रदाय है या शंकराचार्य द्वारा स्थापित एक संप्रदाय है? क्या है ये आजीविक, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों ये आजीविक बुद्ध का एक समसामयिक जो है संप्रदाय है, यानी बुद्ध के काल के समकालीन एक संप्रदाय है। बुद्ध का काल कौन सा था दोस्तों? 563 ईसा पूर्व जो है वो बुद्ध का काल माना जाता है कि इसी काल में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और ये आजीविक बुद्ध के समसामयिक एक संप्रदाय है। और आजीविक जो संप्रदाय है इसके जो संस्थापक है यह मखली पुत्र जो गोशाल को माना जाता है। और किसको? मखली पुत्र गोशाल को माना जाता है। एक और चीज बता दो दोस्तों, इसके समसामयिक मतलब बुद्ध के समसामयिक जो 563 ईसा पूर्व के आसपास कई और जो है संप्रदाय जो है वो हुए। कौन कौन से? जैसे भौतिकवाद हो, अनिश्वरवाद हो या यदुच्छवाद हो, ये सारे संप्रदाय जो हैं ये इसी काल में हुए थे, बुद्ध के समसामयिक काल में ही हुए थे। तो अगर आजीविक के स्थान पे कुछ और संप्रदाय के बारे में पूछा जाए जैसे भौतिकवादी हो, अनिश्वरवादी हो या यदुच्छवादी हो, तो सारे का आंसर एक ही होगा कि बुद्ध के समसामयिक यानी 563 ईसा पूर्व की अप्रोक्सीमेटली। अगला प्रश्न है कि भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या योजना आयोग? दोस्तों आपको पता होगा भारत में ऋण नियंत्रक या तो बैंकों की सारी कार्रवाई या तो मॉनेटरी पॉलिसी की सारी चीजें वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऑपरेट की जाती है, जिसे आरबीआई कहा जाता है। आरबीआई के हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अगर पूछा जाए कि आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है तो उर्जित पटेल अभी उनके गवर्नर है। उनका मुख्यालय मुंबई में है। और स्थापना दिवस के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, उसके स्थापना दिवस कब है तो 1 अप्रैल 1935 में उसकी स्थापना हुई थी। एक और इम्पोर्टेंट चीज बताऊं दोस्तों कि 1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निर्माण जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और जितने भी करेंसी नोट है उन सारे का निर्माण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। लेकिन जितने भी मुद्राएं हो, सारी मुद्राओं का नियंत्रण जो है वो अब आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए ऋण नियंत्रक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक काम करती है। और जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक रेट अभी करंटली कितना चल रहा है 6.25%। जो रेपो रेट कितना चल रहा है तो 6%। रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है तो 5.75%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो कितना रेट चल रहा है 6.25%। ये जरूर आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि संसद सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? कभी आपने सोचा है कि जो संसद सदस्य होते हैं उनको जो वेतन मिलता है या तो जो अलाउंसेस मिलते हैं या भत्ते जिसे कहते हैं, उसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, संसद द्वारा या वित्तीय आयोग द्वारा? तो इनके वेतन या भत्तों का निर्णय जो है वो संसद के द्वारा किया जाता है। तो एक प्रश्न दोस्तों और एक चीज मैं बता दूं, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली में
जो लोकसभा जो है या तो राज्यसभा या तो राष्ट्रपति है, संसद एक्चुअली में किसे कहा जाता है? संसद क्या होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलके ही भारत का संसद बनता है। ठीक है, ये याद रखिए, लोकसभा, राज्यसभा और जो संसद है, यानी भारत का संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बनता है। संसद के जो निम्न सदन होते हैं उसे लोकसभा कहते हैं तथा उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। इसके अलावा जो लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन होता है तथा राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन होता है। ठीक है, यानी परमानेंट होता है वो राज्यसभा होता है और टेम्पोररी जो होता है वो लोकसभा होता है। और राज्यसभा में जो है प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर्ड हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था, कब किया था? आपको बताना है। किस अधिवेशन के दौरान या किसके दौरान किया था अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन मुस्लिम लीग ने? तो सही उत्तर है दोस्तों 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। और ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 24 मार्च 1940 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। उन्होंने सबसे पहले भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। एक और चीज दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? अली जिन्ना तो अध्यक्ष थे लाहौर के टाइम पे, पर संस्थापक कौन थे मुस्लिम लीग के? मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था वो 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुआ था। और उसके जो प्रथम संस्थापक के रूप में माने जाते हैं वो सलीमुल्लाह खां जो है उसे माना जाता है। याद रखिए, सलीमुल्लाह खां को मुस्लिम लीग का संस्थापक माना जाता है। और 1940 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, जिन्होंने भारत से अलग जो है पाकिस्तान की मांग की थी। अगला प्रश्न है कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है? कंपोज, पंपास, प्रेयरी या सवाना? दोस्तों आपको पता होगा एक चीज कि 2 तरह की मुख्यतः घास भूमियां होती है। कौन कौन सी? एक तो उष्णकटिबंधीय घास भूमियां होती है, दूसरी जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां होती है। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास भूमि के बारे में पूछा जा रहा है। वो भी पूछा जा रहा है कि ब्राजील में कौन सा होता है। तो ब्राजील में जो उष्णकटिबंधीय घास भूमियां है उसे कंपोज के नाम से जाना जाता है। वहीं उष्णकटिबंधीय घास भूमियां जो अफ्रीका में है वो सवाना के नाम से जानी जाती है, जबकि वेनेजुएला या तो कोलंबिया में उसे लानोज के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिए। और जो होती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां होती है, जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसे कनाडा में प्रेरी के नाम से जाना जाता है, अर्जेंटीना में पंपास के नाम से जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड के नाम से, वहीं ऑस्ट्रेलिया में उसे डाउन्स के नाम से, और जो एशिया में स्टेपिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों 38वीं समांतर रेखा, यानी 38वीं समांतर रेखा। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया, दोनों को जो रेखा डिवाइड करती है उसे 38वीं समांतर रेखा कहा जाता है। इसके अलावा कई इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे कि पूछा जाएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है, तो वो है डूरंड लाइन कहा जाता है। जैसे आप लोग डूरंड लाइन कहा जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के। ऐसे ही जैसे 49 पैरेलल किसके बीच में? यूएसए और कनाडा के बीच में 49 पैरेलल है। जैसे मैकमोहन रेखा, जैसे भारत और तिब्बत या भारत और चाइना के बीच में। जैसे मैगिनोट लाइन कौन सी है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो है वो मैगिनोट लाइन है। 38th पैरेलल या तो 38वीं समांतर रेखा वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। उसी तरह से रेडक्लिफ लाइन कौन सी है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। 17th पैरेलल जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। और 24th पैरेलल जो है वो इंडिया और म्यांमार के बीच में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर्स लाइन है जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जरूर आप लोग इसे नोट कर ले दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के रूप में जाना जाता है? नंगा पर्वत को, नामचा बरवा को, एवरेस्ट को या तो कंचनजंगा पर्वत को? तो सही उत्तर है दोस्तों माउंट एवरेस्ट को ही जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो मे भी आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि सर सागर माथा कहाँ पे जाना जाता है, यदि कहाँ पे सागर माथा कहा जाता है? तो बता दो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का माता, या तो सागर माथा का नाम है जो नेपाल में जाना जाता है, उसका अर्थ है ब्रह्मांड का जो है वो माता।
सागर जो माथा यानी एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में तो आपको पता होगा 8,850 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट का तत्कालीन नाम, भारत में क्यों इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा, तो जो भारत के महासर्वेक्षक थे सर जॉन एवरेस्ट, उसी के नाम से माउंट एवरेस्ट पड़ा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो है इनका खोज किया था। इसके अलावा एक और बता दूं, तिब्बत में इसे कोमोलम लांगबा के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? कोमोलांगमा का अर्थ होता है कि बर्फ की देवी, बर्फ से ये ढका हुआ है, इसीलिए तिब्बत में इसे कोमोलांगबा के नाम से जाना जाता है। तो और ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि कोमोलांगबा किसे कहा जाता है, तो सेम एवरेस्ट पर्वत को ही जो है वो तिब्बत में कोमोलांगबा के नाम से जाना जाता है, और जो सागर माथा के नाम से जाना जाता है वो नेपाल में। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या आचार्य JB कृपलानी? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत का जब विभाजन हुआ पाकिस्तान के साथ 1947-48 में, उस वक्त जो है आचार्य JB कृपलानी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसके अलावा ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो जो A.O. ह्यूम को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में माना जाता है। कब हुई थी इसकी स्थापना दोस्तों? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बम्बई में स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और एक चीज पूछ सकते हैं कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, उस वक्त जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि किस सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने या तो अशोक ने? तो सही उत्तर है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कई जगहों में ये विक्रमादित्य की उपाधि शकों के समय से ही चली आ रही है। ये भी मान्यता है कि शकों ने ही सबसे पहले जो है ये जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, पर प्रचलित भाव से सबसे पहले ये चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय कहाँ से है? सबसे पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई श्रीगुप्त से, श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आए, और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय आए। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कई इंपॉर्टेंट कार्य हुए, जैसे उसी के काल में जो चीनी साहित्यकार था जो फाहियान था वो भारत आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही सबसे पहले जो है चांदी के सिक्के चलाए थे। इसके अलावा कई प्रश्न और पूछे जाते हैं, जैसे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अगर पूछ लिया जाए तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था, ये ध्यान रखिए दोस्तों। इसके अलावा लिच्छवी पुत्र या तो लिच्छवी पुत्र किसे कहा जाता था? चंद्रगुप्त प्रथम को जो है वो लिच्छवी पुत्र कहा जाता था। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की, उसी तरह चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा जो समुद्रगुप्त था उन्होंने विक्रमंश की उपाधि धारण की थी। ये कुछ चीजें आप लोग ध्यान रख लीजिए। अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रख्यात मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली का उदाहरण है? आपको बताना है। नागर शैली, अमरावती शैली, गांधार शैली या द्रविड़ शैली? दोस्तों आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में स्थित जो खजुराहो का मंदिर है वो अपने विशिष्ट कलाकृतियों के कारण ही विश्व विख्यात है। विश्व से कई लोग आते हैं इनकी कला शैलियों को देखने के लिए। यह मुख्यतः नागर शैली की बनी हुई है, और ये माना जाता है कि चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रदेव वर्मन को माना जाता है। इस राजा ने जो है इन मंदिरों का निर्माण कराया, और इसमें जो है उकेरे हुए जो चीज़ें हैं वो यूनिक है। इसके अलावा ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि एलोरा की जो मंदिर है, जो कैलाश मंदिर है, वो किसके द्वारा निर्माण किया गया? अगर पूछ लिया जाए तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूट के द्वारा निर्माण कराया गया। इसके अलावा जो अमरावती कला का विकास जो है किसके द्वारा किया गया? तो सातवाहन शासक के द्वारा जो है वो अमरावती कला का जो है विकास किया गया। इसके अलावा दो प्रमुख शैलियां हैं, जैसे गांधार शैली और मथुरा शैली। तो पूछा जा सकता है कि गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके द्वारा किया गया? तो कनिष्क जो है, शक के जो शासक थे, वो उनके द्वारा जो है गांधार शैली और मथुरा शैली का निर्माण किया गया। ये जो एलोरा, ये जो खजुराहो के मंदिर है उनमें मुख्यतः शिव, ब्रह्मा और विष्णु के दृश्य पाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि जब श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करवाया जाएगा तो सर्वाधिक विचलन, सबसे ज्यादा डेविएशन किस कलर का होगा? आपको बताना है। लाल का, बैगनी का, पीला का या हरा कलर का?
तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे ये व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से पास होती है वो 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाता है। इस डिपेंड अपॉन हर एक कलर का एक यूनिक जो है वेवलेंथ होता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए दोस्तों, जिस कलर का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा वो उतना कम डेविएट होगा। यानी रेड कलर का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, इस कारण से वो सबसे कम जो है वो डेविएट होगा। और सबसे ज़्यादा जो है वेवलेंथ होता है वायलेट का, यानी जो बैगनी है, इसके कारण से वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ये क्रम से सजा हुआ है, सबसे ज़्यादा रेड का, फिर ऑरेंज का, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, फिर वायलेट। अगर सबसे ज़्यादा से कम के अरेंज किया जाए, ये इस तरह से सजा हुआ है वेवलेंथ के अनुसार से। तो ये प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट वेवलेंथ किस कलर का होता है, तो रेड कलर का। इसी कारण से जो है रेड कलर जो है सिग्नल में दिया जाता है, या रेड कलर सबसे ज़्यादा विजिबल होता है क्योंकि वो सबसे कम जो है वो डिफ्लेक्ट करता है। इसी कारण से दूर से हम लोग रेड कलर को देख सकते हैं, यही कारण है इसका। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सचिव विधि मंत्रालय, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सही उत्तर है दोस्तों, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही होते हैं, या जिसे महान्यायवादी कहा जाता है। करेंटली भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है दोस्तों? वो के वेणुगोपाल हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं। ये भारत के कितने नंबर के अटॉर्नी जनरल है? तो 15वें नंबर, 15th नंबर के अटॉर्नी जनरल है भारत के। इसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा इसके पहले इनका अपॉइंटमेंट किया गया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं, ये जो महान्यायवादी होते हैं या तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, वो ना तो किसी भी संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, और ना ही वो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, और इसके अलावा उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। इसके अलावा जो महान्यायवादी है उनके भारत के राज्य क्षेत्र के जितने भी न्यायालय हैं उन्हीं सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन साहित्य ग्रंथों में निष्क शब्द का उल्लेख मिलता है। ये निष्क शब्द का अर्थ क्या होता है? सोने के सिक्के के रूप में इसका उल्लेख मिलता है, एक प्रकार की मुद्रा के रूप में इसका उल्लेख मिलता है, स्वर्ण आभूषण के रूप में, या तो उपयुक्त सभी के रूप में निष्क का उपयोग मिलता है। दोस्तों, निष्क का अर्थ होता है खजाना, चाहे वो सोने के सिक्के हो, किसी प्रकार की मुद्राएं हो, स्वर्ण आभूषण हो, सभी को निष्क के रूप में माना जाता है प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? आपको बताना है इल्तुतमिश के, अलाउद्दीन खिलजी के, शेर शाह सूरी के, या हुमायूं के। तो सही उत्तर है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख शायर, गायक, संगीतकार के रूप में अमीर खुसरो के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सितार तथा तबले का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो इसी अमीर खुसरो को जो है सितार तथा तबले का आविष्कारक माना जाता है। ये एक जो है खिलजी वंश के टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी वंश का संस्थापन कब हुआ था दोस्तों? 1290 से 1320 के बीच में खिलजी वंश रहा, और खिलजी वंश का संस्थापन 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए। अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही, जो 14वीं शताब्दी का में ही अमीर खुसरो रहे, उस वक्त के जो है गायक, संगीतकार और शायर के रूप में। इनके अलावा जो अमीर खुसरो है वो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्द का जो है वो खुल के प्रयोग किया, और पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, फारसी मतलब मिला जुला कर जो है सबसे पहले यूज़ किया। और खड़ी बोली जो हिंदी में अभी बोली जाती है, खड़ी बोली का आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही जाता है। इनका जन्म इटावा में हुआ था। इसे जो है भारत का तोता या तो तूते हिंद के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि तूते हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को ही जाना जाता है, भारत का तोता। अगला प्रश्न है कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? रामकृष्ण परमहंस को, रामानुज को, स्वामी दयानंद सरस्वती को, यानी स्वामी विवेकानंद को। तो सही उत्तर है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती को आर्य समाज के लिए भी जाना जाता है। आर्य समाज के संस्थापक के रूप में दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दिलीप कुमार, भानु अथैया, लता मंगेशकर, या सत्यजीत रे। तो आपको पता होगा दोस्तों कि ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में ऑस्कर की शुरुआत हुई थी, और ये फिल्म के क्षेत्र में स्पेशल अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। और अगर ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि ये जो ऑस्कर है ये किसके द्वारा दिया जाता है? नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर और आर्ट एंड साइंस के द्वारा ये दिया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की है।
इसके ऑफिशियल नाम अगर पूछा जाए कि इसका ऑफिशियल नाम क्या है, तो एकेडमी ऑफ मेरिट जो है, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट इसका ऑफिशियल नाम है ऑस्कर का। तो सही उत्तर है दोस्तों भानु अथैया जो थे प्रथम थी जिन्हें जो है ऑस्कर पुरस्कार मिला था। इन्हें किस लिए मिला था? ये एक ड्रेस डिजाइनर थी और इन्होंने 100 से भी अधिक फिल्मों में ड्रेस डिजाइन कर अपना रिकॉर्ड बनाया है। ड्रेस डिजाइनर ये जो गांधी मूवी में जो है इन्होंने ड्रेस डिजाइन किया था, इसी के लिए इन्हें भानु अथैया को जो है ऑस्कर मिला था। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रथम इंडियन मूवी कौन थी जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था? तो मदर इंडिया जो थी उन्हें प्रथम निर्मित भारतीय निर्मित मूवी थी जिन्हें 1957 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके अलावा ऑस्कर किसे और मिला है, कौन से और भारतीय को ऑस्कर मिल चुका है? तो सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड जो है वो दिया गया था। विश्व में एक ही पर्सन है दोस्तों जो कि बोथ ऑस्कर और नोबेल दोनों ही जीत चुके हैं। ऐसे कौन सा पर्सन है? आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें ऑस्कर भी मिला है और नोबेल भी मिला है, किन्हें मिला है और किस क्षेत्र के लिए मिला है, जरूर आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर भाषा में आप लोगों ने देखा होगा HTTP। तो HTTP में H का तात्पर्य क्या होता है? हाइपर, हाइड्रो, हार्ड डिस्क या हाई। तो दोस्तों कंप्यूटर में जब सर्च बार पे जहाँ भी आप लोग या तो टाइटल बार पे ऊपर जब भी आप लोग लिखते होंगे तब HTTP आता है, फिर सेमीकोलन, फिर www आता है। तो HTTP का अर्थ मतलब फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। तो H पर होता है हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, फिर T फॉर ट्रांसफर, P फॉर प्रोटोकॉल। तो सही है उसका हाइपर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हरारे किस देश की राजधानी है? तो सही उत्तर है दोस्तों जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। अगला प्रश्न है कि सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका है? या तो थी, उनका देहांत हो गया है, कथक, भरतनाट्यम, कथकली या कुचिपुड़ी। तो सही उत्तर है दोस्तों सितारा देवी जो कथक की अध्यापिका है। कथक के में जो है पुरुष भी हैं जिन्हें बहुत नामी है, जो इसका नाम है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज को भी कथक का गुरु के रूप में माना जाता है। इसके अलावा लच्छू महाराज है, सुखदेव महाराज है, गोपाल कृष्ण है, ये सारे जो है कथक के क्षेत्र में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? किस संशोधन के द्वारा? 61, 55, 73 या 84 संविधान संशोधन। तो सही उत्तर है दोस्तों 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अंतर्गत जो वोट देने की उम्र था वो पहले 21 साल थी, बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये किया गया था? तो अनुच्छेद 326 के अंतर्गत किया गया था। तो मे भी आपके मन में ये भी प्रश्न आता होगा दोस्तों कि 55वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था सर? ये जो 55वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसी के अनुसार ही जो है अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। इसके अलावा जो 73वां जो संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत जो है अधिनियम के द्वारा संविधान में 11 जो है अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि 84वां संविधान संशोधन 2002 ये क्या था सर? तो 2 संविधान संशोधन हुए थे 84 के अंतर्गत, एक तो 2001 में हुए थे और 2002 में हुए थे। इस संविधान संशोधन के अनुसार ही 3 राज्यों को छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का सृजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि कौन नाभिकीय भौतिकीय विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं? एडवर्ड जेनर, रदरफोर्ड, क्यूरी या मेंडलेव। तो सही उत्तर है दोस्तों जो रदरफोर्ड है उन्हें ही अर्नेस्ट रदरफोर्ड को ही फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के रूप में जाना जाता है। तो रदरफोर्ड का जन्म 1871 में न्यूजीलैंड में हुआ था दोस्तों। उन्होंने कई डिस्कवरीज की, जैसे रदरफोर्ड मॉडल दिया, उन्होंने प्रोटॉन का दिया, एटॉमिक न्यूक्लियस दिया, इसके अलावा कई डिस्कवरीज किए। उसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री में। इसके अलावा जो है रमफोर्ड जो मेडल भी मिला। इसके अलावा कई जो है पुरस्कारों से सम्मानित किया गया अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। ये इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में से पढ़ाई की थी 1895 से 1898 तक। तो ये थे फिजिक्स के क्षेत्र में महानतम व्यक्ति के रूप में माना जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, जिसे कि फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है अग्निशमन यानी जो फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड।
तो सही उत्तर है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों ने देखा होगा रेस्टोरेंट में या तो कहीं भी कार में हर जगह पे ये रेड कलर का होता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि कहीं पे आग लगने पे बुझाने के लिए इसे ब्रेक करके इससे गैस को यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे ये वर्क करता है थोड़ा सा मैं आपको टच करवा दूँ। ये प्लंजर होता है, इससे गैस निकलता है। ये सेफ्टी बल्ब है, यहाँ पे हैंडल है जिसे आप पकड़ के यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए CO2 गैस है यहाँ पे और ड्राई केमिकल है। जैसे ये ब्रेक होता है ये CO2 गैस के साथ ये रिलीज करता है और साथ में आग बुझाने का काम करता है। अगला प्रश्न है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? सबसे पहले तो चांदी, सोना, लोहा या तांबा। तो दोस्तों वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले जो है वो तांबा का प्रयोग माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राइडर कप का संबंध किस खेल से आपको बताना है? फुटबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन या क्रिकेट। तो सही उत्तर है दोस्तों गोल्फ से संबंधित है राइडर कप का। तो दोस्तों भारत की ओर से गोल्फर कौन है? शिव कुमार और अदिति आर्या जो है वो भारत की गोल्फर है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसका समुद्र तट सबसे लंबा है? यानी कौन से राज्य को समुद्र तट सबसे ज्यादा टच करती है? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। सही उत्तर है गुजरात। गुजरात में सबसे लंबा समुद्र तट है, कितना है? 1600 किलोमीटर टच करती है गुजरात की रेखा। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? वो है आंध्र प्रदेश। ये कितना टच करते हैं? 972 किलोमीटर। चलिए मैं आपको दिखा दूं, ये जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये भारत का मैप है। ये समुद्र तट है पूरा, यहाँ से देखिए गुजरात से शुरू होता है पूरा यहाँ तक बांग्लादेश, यहाँ देखिए यहाँ तक टच करता है त्रिपुरा तक। तो यहाँ से यहाँ तक में आप लोग देखिए सबसे ज़्यादा जो टच करता है वो गुजरात टच करता है। जैसे आप लोग 1600 किलोमीटर तक टच करता है यहाँ से यहाँ तक गुजरात। सेकंड नंबर पे जो है वो आंध्र प्रदेश है, यहाँ देख सकते हैं आंध्र प्रदेश 972 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो सही उत्तर है गुजरात। सेकंड पे अगर पूछ रहे हैं तो कौन है? वो आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये थे कुछ प्रमुख प्रश्न, आप लोग जरूर मुझे कमेंट कीजिए। और दोस्तों आपका लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे मोटिवेशन देने के लिए। आप लोग जरूर मुझे लाइक कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन में मैं नया और क्वेश्चन आप लोग के लिए लाता हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप लोगों तक पहुँच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।